अभी तक आप इतना सीख चुके हैं कि जो परागकण का केंद्रक है वो विभाजित होगा, एक वर्धी कोशिका बनती है, एक जनन कोशिका बनती है। तो परागकण के केंद्रक से किस प्रकार से नर केंद्रक बनते हैं, उसी क्रिया को हम लघु युग्मक जनन कहते हैं। तो देखिए, परागकण द्वारा नर युग्मकों या लघु युग्मकों का निर्माण होना नर युग्मक जनन कहलाता है। अंकुरित परागकण को ही आप नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो परागकण का केंद्रक है जिसमें समसूत्री विभाजन होगा और विभाजन होने से दो कोशिका बनेंगी, या आप केंद्रक भी कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं वर्धी या कायिक सेल, इंग्लिश में वेजिटेटिव सेल। सेकंड इज जनन कोशिका या जनरेटिव सेल। अब देखिए, ये दोनों कोशिका जब परागकण के अंदर होती हैं तब उसे कहते हैं द्विकोशिकीय या द्विकेंद्रकीय अवस्था, यानी परागकण की द्विकोशिकीय एवं द्विकेंद्रकीय अवस्था। ये सब कहाँ है? परागकण में ही है। अब देखिए, जो कायिक सेल है आकार में बड़ी होगी और जनन छिद्र से पराग नलिका का निर्माण करेगी। इसके बाद पराग नली के निर्माण के बाद कायिक सेल समाप्त हो जाती है। पराग नलिका को आप पॉलन ट्यूब भी कहते हैं। अब बात करते हैं जनन सेल पे। तो जो जनन कोशिका बनी है वो आकार में पहले लेंस के समान होती है और बाद में गोल हो जाती है। सामान्य रूप से जनन कोशिका लंबी व क्रमरूपी होती है और इसका कोशिका द्रव्य कम होता है। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मक बनते हैं जिन्हें आप मेल गैमेट्स कहते हैं। अब देखिए, परागकण प्लस परागनली प्लस दो नर केंद्रक, इस रचना को हम क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद। डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आपने जो रेड कलर से बनाया है ये बाह्यचोल है, ये जो रचना बनी है बाह्यचोल के अंदर की तरफ ये आपका अंतःचोल है, इसके अंदर केंद्रक है। ये परागकण की बात है, परागकण का केंद्रक है और ये रिक्तिका हैं। जो जगह बच गई वो परागकण का कोशिका द्रव्य है। अब तक आपका नर जनन चक्र समाप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं मादा जनन चक्र या जायांग पर। तो इसे आप इंग्लिश में गायनोशियम कहते हैं या फिर इसी का नाम मादा जननांग या मादा जनन अंग है। इसका एक सदस्य स्त्री केसर या अंडप कहलाता है। इसका आकार आप इस तरीके से बना सकते हैं, जिसे देखने के लिए हम इसे थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो पूरी रचना आपने बनाई है, ये इसका जो शीर्ष भाग है जो दो भागों में बटा लग रहा है, यहाँ दो भाग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसे आप वर्तिकाग्र कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसका नाम है स्टिग्मा। इसके नीचे का लंबा पतला भाग वर्तिका कहलाता है, इंग्लिश में स्टाइल। ये कैसा है? खोखला, पतला और नलिकाकार है। लास्ट भाग जो फूला हुआ है इसे हम अंडाशय कहते हैं और अंडाशय में ही बीजांड का निर्माण होता है, या बीजांड को आप गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। कुछ जायांग ऐसे होते हैं जिनमें अंडक यानी बीजांड एक ही होता है। तो अगर बीजांड एक है तो उसे आप एकांडपी कहेंगे। अगर बीजांड एक से ज़्यादा हैं तो उसे हम बहुअंडपी कहेंगे। अगर सभी बीजांड जुड़े हुए हैं एक ही साथ तो हम उसे कहेंगे युक्तांडपी। और अगर सभी बीजांड पृथक पृथक हैं तो हम उसे कहेंगे पृथकांडपी या वियुक्तांडपी। तो इनके मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि आखिर में ये मतलब क्या है इसका। अब हम देखते हैं बीजांड की संरचना। देखिए, तो इसे आप यहाँ से बनाना शुरू करेंगे अंदर से। देखिए, सबसे पहले हमने ये एक अंडाकार रचना बनाई है जिसमें 3 कोशिकाएं या केंद्रक ऊपर की तरफ हैं, 2 बीच में हैं और ये 3 नीचे हैं। इन 3 में से ये 2 कुछ छोटी हैं
और ये वाली कुछ बड़ी है जो इन दोनों के बीच में है। तो याद करिए कि ये जो नीचे वाली दोनों कोशिकाएं हैं इन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं, और इसके ऊपर वाली ये जो बड़ी कोशिका है इसे आप कहते हैं अंड कोशिका। ये दोनों या फिर ये तीनों मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। अब देखिए बीच में ये जो दो कोशिकाएं हैं इन्हें आप ध्रुवीय सेल्स या पोलर सेल्स कहते हैं, और ऊपर वाली तीनों कोशिकाओं को आप प्रतिमुखी सेल्स या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो ये तो इसकी बात हुई। और ये जो पूरा अंडाकार रचना आपने बनाई थी इसका नाम था एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश, यानी ये वो जगह है जहाँ पर पादप का भ्रूण निवास करेगा, यानी जो उसके रहने का स्थान है। इसके बाद आपने एक और अंडाकार रचना बना दी, ये जो इससे बड़ी है जिसमें भ्रूण को समाया हुआ है। इसके बाद आप ये एक आवरण बनाते हैं, उसके बाद आप इसी के ऊपर एक आवरण कुछ इस प्रकार से आपने बना रखा है। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं बीजांड व्रंत से। तो बीजांड व्रंत बीजांड का वह भाग है जिसके द्वारा पूरा बीजांड पादप से या अंडाशय से जुड़ा रहता है। तो बीजांड व्रंत वह भाग है जिसके द्वारा बीजांड पादप से जुड़ता है। इसके ऊपर आपको दिख रहा है नाभिका। तो नाभिका वह स्थान है जहाँ पे बीजांड व्रंत और ये पूरा बीजांड आपस में जुड़ते हैं। तो ये भाग बीजांड व्रंत है, और इस बीजांड व्रंत को छोड़ के जो कुछ बचता है वो आपका बीजांड काय है। बीजांड काय और बीजांड व्रंत जहाँ पर मिलते हैं या जुड़ते हैं उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। याद रखना है आपको, ये गलत लिखा हुआ है हिंदी में, नाभिका आएगा यहाँ पे, एक नाभिका, आप इसे सही करेंगे नाभिका, या इंग्लिश में से हाइलम कहते हैं। अब देखिए तो आप ये जान गए कि ये रचना तो बीजांड व्रंत है, और ये जो बचा है ये सब क्या है, बीजांड काय है। तो यहाँ जो कुछ आपको भाग अब दिख रहे हैं वो सब बीजांड काय के ही भाग हैं। अब देखिए ये रचना जहाँ पर, अच्छा पहले ये देखिए कि ये जो दो परतें आपने बनाई थी इन्हें हम कहते हैं अध्यावरण। आप यहाँ देख रहे हैं इंटेगुमेंट्स अध्यावरण। तो भ्रूण कोश की ओर ये जो परतें आपने बनाई भ्रूण कोश के चारों ओर इन्हें हम कहते हैं अध्यावरण। जो बाहर की तरफ है उसे कहते हैं बाहरी अध्यावरण, जो अंदर की तरफ है उसे कहते हैं आंतरिक अध्यावरण। लेकिन यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने दोनों नाम नहीं लिखे, आप अपनी कॉपी में दोनों नाम लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद ये जो जगह है जहाँ पर अध्यावरण कंटिन्यूस नहीं है, कटा हुआ है, इसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट जो चीज़ है बिल्कुल लास्ट में उसे कहते हैं निभाग या फिर चले जा। तो ये सब बीजांड में है। ये अपने आप खुद लैंग्वेज आपको लिखनी है, नोट्स बनाएंगे आप इसके खुद यहाँ से। अब हम देखते हैं बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड के प्रकार। तो देखिए बीजांड व्रंत और निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड के 6 प्रकार हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका रिजु या फिर एट्रोपस, या फिर इसे आप ऑर्थोट्रोपस भी कहते हैं। इसमें बीजांड में निभाग, बीजांड व्रंत व बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसका यहाँ पर आप यहाँ से लैंग्वेज देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से लैंग्वेज आप देख लेंगे, एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। मैं सीधा डायग्राम पर आकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट हम देख रहे हैं रिजु। तो इसमें क्या है, बीजांड व्रंत और ये बीजांड द्वार एक सीध में है। तो बीजांड व्रंत बीजांड द्वार भ्रूण कोश सब क्या है, एक सीध में है। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, सॉरी, बीजांड द्वार ये यहाँ गलत है। बीजांड द्वार वह भाग होता है जहाँ से परागनलिका प्रवेश करती है, तो वो यहीं पे आने वाला है। तो जहाँ पर बीजांड व्रंत बीजांड द्वार एक सीध में हो उसे कहते हैं रिजु। अब यहाँ देखिए ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार घूमकर बीजांड व्रंत के पास आ गया है, बिल्कुल ही पास आ गया है, इसे हम कहते हैं प्रतीप। यहाँ देखिए यहाँ पर बीजांड व्रंत निभाग के पास में है,
और निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। हाँ, याद रखिए कि ये जो हमने मिटाया ना बीजांड द्वार, यहाँ पे वर्ड आएगा निभाग। यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी ये जो चीज़ क्या है, ये है निभाग। सॉरी, राइटिंग थोड़ी अजीब है, आप सही कर लेंगे, निभाग है। तो देखिए, जब निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में हो और बीजांड वृंत के 90 डिग्री के एंगल पे हो, उसे आप कहते हैं अर्धप्रतीप। और जब बीजांड वृंत और बीजांड द्वार पास पास आ जाए, उसे हम कहते हैं प्रतीप। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं वक्र। देखिए यहाँ पर इसमें बीजांड कुछ मुड़ा हुआ है, जिससे आप कह सकते हैं कि बीजांड द्वार व निभाग, बीजांड द्वार व निभाग यहाँ कहीं होगा। दोनों एक सीध में नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी सीध में है, बीजांड द्वार और निभाग यहाँ भी सीध में है, बीजांड द्वार और निभाग यहाँ भी सीध में है। अभी तक ये क्या सीध में था, लेकिन यहाँ बीजांड द्वार होगा और यहाँ निभाग होगा, तो ये दोनों एक सीधी रेखा में नहीं है। इसमें बीजांड द्वार थोड़ा झुक जाता है और बीजांड वृंत के पास आ जाता है, और निभाग भी सीध में नहीं है। इस तरह का आप कहते हैं वक्र। वक्र का मतलब थोड़ा सा घूम गया है। अगला हम देखते हैं अनुप्रस्थ। इसमें बीजांड द्वार, देखिए चित्र सही नहीं है, आपको याद रखना है कि अनुप्रस्थ में भ्रूणकोश मुड़कर घोड़े के नाल के समान हो जाता है। जो थ्योरी आप देखेंगे, जो थ्योरी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसे क्या करेंगे, घोड़े के नाल के समान मोड़ देंगे, यानी जो ये आपका भ्रूणकोश है अंदर, ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आप सेल्स बना लेंगे। और देखिए लास्ट है आपका कुंडलित। कुंडलित में क्या है, आप पहले बीजांड बनाएंगे और इसके चारों ओर जो बीजांड वृंत है, इसके चारों ओर इस तरीके से घुमा देंगे। यहाँ डायग्राम कुछ टफ है और शायद समझने में भी मुश्किल है, तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद सारे डायग्राम एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। फिलहाल आप जितना यहाँ से कर सकते हैं उतना करिएगा। अब हम देखते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो सबसे पहले परिभाषा कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणु कोशिकाओं का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। बिल्कुल वही है जैसा आपने लघु बीजाणु जनन कहा था, तो वहाँ पे लघु बीजाणु थे तो हम लघु बीजाणु वर्ड शब्द यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे गुरु बीजाणु है तो हम गुरु बीजाणु शब्द यूज़ कर रहे हैं। दोनों में ही अर्धसूत्री विभाजन था, दोनों में ही मात्र कोशिकाएं थीं, जिससे आपको वो कोशिका मिल रही थी। अब याद कर लीजिए कि जब लघु बीजाणु की बात की जाए तो हमेशा नर की बात होगी, और जब गुरु बीजाणु की बात की जाए तो हमेशा मादा की बात होगी। अब देखिए, अब वहाँ पर हमने बात कर ली थी कि जो सबसे बाहरी, यानी लघु बीजाणु जनन में आपने बात कर ली थी कि जो सबसे बाहरी स्तर है वो अधिचर्म है, और उसके बाद अधोस्तर होता है। तो यहाँ पर हम वो सब बात नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे आप अधोचर्म सेल्स की, यानी हाइपोडर्मिस की। तो हाइपोडर्मिस की ही सेल्स आर्कीस्पोरियल सेल्स थी। तो ये क्या करती हैं, आकार में वृद्धि कर लेती हैं, जिससे आर्कीस्पोरियल सेल या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स बनती हैं। हिंदी में आप इसे प्राथमिक प्रसूत सेल्स कहते हैं। लघु बीजाणु जनन में भी परिणत विभाजन हुआ था, जिससे एक सेल बाहर बनी थी और एक सेल अंदर बनी थी। बिल्कुल वही बात है, यहाँ भी आप परिणत विभाजन करेंगे। अब परिणत विभाजन का मतलब आप जानते हैं कि जब विभाजन बाएं से दाएं या दाएं से बाएं होता है, जिससे एक सेल ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं एक सेल बाहर की तरफ और एक सेल अंदर की तरफ मिलती है। यानी अगर हम इसे बनाना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि ये एक सेल है, अगर इसमें परिणत विभाजन हो रहा है तो विभाजन बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं होगा, जिससे आपको ऊपर नीचे दो सेल मिलेंगी। और अगर ये विभाजन अपनत होता तो विभाजन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते, जिससे आपको दाएं बाएं सेल मिलेंगी। तो यहाँ पर परिणत विभाजन क्या है, ये है, जिससे इससे पहले आप लघु बीजाणु जनन में इसकी बात कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो बाहरी सेल है उसको आपने प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी पैराइटल सेल कहा, वही नाम हमने वहाँ दिया था। और जो अंदर सेल बनती है उसका नाम है गुरु बीजाणु जनन सेल या मेगास्पोरोजिनस सेल। वहाँ पर भी आपका नाम यही था, बस यहाँ पर आपने लघु शब्द यूज़ कर दिया था। तो अगर थोड़ा बहुत भी हम ध्यान देंगे तो दोनों चीज़ें सेम हैं,
डिफरेंस थोड़ा ही है बस। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। अब याद रखना है कि जो 4 अगुणित गुरु बीजाणु बने हैं, इनमें से ऊपर के 3 निष्क्रिय होकर समाप्त हो जाते हैं, जबकि नीचे का ही क्या है, नीचे का ही बड़ा होगा और सक्रिय रहेगा। तो आपने लिखा है 4 अगुणित गुरु बीजाणु। आप इसे पूरा कर लेंगे कि 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से आधारीय गुरु बीजाणु सक्रिय होता है और शेष क्या है, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ फ्लो चार्ट में है, आप अच्छी तरह लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएंगे। अब देखिए गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोद भेद क्या होता है। ये देखिए, आपने जो भ्रूणकोश बनाया था, यानी इसे क्या हो, इसको ही आप, इसमें पहले हम भ्रूणकोश समझ रहे हैं। तो देखिए ये भ्रूणकोश रचना थी जो शायद हमने यहाँ बनाई थी, इसमें देख सकते हैं आप, ये जो आपने बस ये जो लिखा है भ्रूणकोश, बस अब हम इसी को देख रहे हैं आगे आने वाले डायग्राम में। तो देखिए, तो आपका है भ्रूणकोश क्या होता है, 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। यानी केंद्रक तो 8 होते हैं लेकिन कोशिकाएं 7 ही होती हैं। कैसे, वो हम यहाँ समझेंगे। देखिए 3 सेल ऊपर हैं, 3 सेल नीचे हैं, तो टोटल सेल ऊपर नीचे वाली हो गई 6 आपकी, और बीच में 2 आपको दिख रही हैं 8। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कोशिकाएं भी 8 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बीच में 2 सेल हैं ये आपस में मर्ज हो जाती हैं या मिक्स हो जाती हैं, जिससे यहाँ पे केंद्रक तो दोनों का ही होता है लेकिन एक ही कोशिका बन जाती है। तो इसे हमने 1 गिना है, तो 1 ये है, 3 ये और 3 ये, तो टोटल कोशिकाएं कितनी हुई, 7, केंद्रक कितने हुए, 8। जब इसका विकास होता है तब यहाँ कोशिकाएं 8 ही होती हैं। यहाँ पर भी 4 कोशिकाएं, यहाँ पर भी, इन दोनों तरफ से एक कोशिका बीच में आती है और मर्ज हो जाती है, जिससे यहाँ पे ध्रुवीय सेल बनती है। आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि अंड सेल और सहायक सेल मिलकर अंड समुच्चय बनाते हैं और ऊपर की कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। अब देखिए इधर कि जो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है वो क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु, यानी वो गुरु बीजाणु है जो सक्रिय हो गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 4 बने थे, 4 में से 3 समाप्त हो गए, 1 बचा, उसे आपने सक्रिय कहा। वही मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है जिसे आप सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। इसके आकार में वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद क्या होता है कि इसका केंद्रक विभाजित होगा, और केंद्रक विभाजित होने से 2 संतति केंद्रक बनते हैं या 2 पुत्री केंद्रक बनते हैं। दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब विपरीत ध्रुव क्या है, अगर आपको बीजांड की संरचना याद है तो ध्रुव का मतलब है कि एक बीजांड द्वार की ओर आ जाए और दूसरा निभाग के पास में चला जाए। तो ये सेल्स निभाग के पास में हैं और ये सेल्स बीजांड द्वार के पास में हैं। तो देखिए दोनों विपरीत ध्रुवों पर अर्थात बीजांड द्वार व निभाग की ओर गतिशील हो जाते हैं। दोनों केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 4-4 केंद्रक बनाते हैं। दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक मध्य में आकर मर्ज हो जाएंगे, जिसे आप ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इसे द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं। तो ये वर्ड आपको अच्छी तरह याद कर लेना है कि पादप में द्वितीय केंद्रक क्या है। ध्रुवीय केंद्रक को ही, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे कि ध्रुवीय केंद्रक को ही द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो पादप के इस भाग में सभी कोशिकाएं कैसी, अगुणित हैं, लेकिन जो ध्रुवीय सेल्स आपस में मिली हैं N और N, तो मिलके क्या हो गया 2N। तो यहाँ कैसा है 2N। इसका मतलब है कि जो द्वितीय केंद्रक होता है आपका, जो आपका द्वितीय केंद्रक है वो द्विगुणित है, इसलिए हमने 2N लिखा है। तो द्वितीय केंद्रक के अलावा सभी केंद्रक अगुणित होते हैं। निभाग की ओर प्रतिमुखी सेल्स हैं जो कि 3 हैं। बीजांड द्वार की ओर अंड समुच्चय है। इस अंड समुच्चय में एक तो अंड सेल है और 2 सहायक सेल हैं। अगला टॉपिक है हमारा परागण। तो देखिए सब कुछ लिख के समझाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए डेटा बहुत चाहिए। तो कहीं कहीं मैंने बुक्स का यूज़ किया है। तो जहाँ कहा जाए, वहाँ जहाँ इस तरह बुक्स का यूज़ हो, आप वहाँ पर ज़्यादा ध्यान से सुनना और नोट्स तैयार करना। तो
परागण जब आप लिखेंगे, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा लिखेंगे कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। यही परिभाषा है बस। दोबारा सुन लीजिए, परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब यहाँ पर प्रकार बताए हैं कि ये प्राकृतिक हो सकता है, प्रेरित हो सकता है, तो ये सब छोड़कर हम यहाँ आते हैं कि इसके दो प्रकार हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो आपको ये लिख लेना है कि दो प्रकार हैं, स्व और परपरागण। हो सके तो आप ये नोट टॉपिक याद कर लेना कि इसका चिटोनोगेमी का मतलब क्या है और यहाँ पर जीनोगेमी का मतलब क्या है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो यह क्रिया को जिटोनोगेमी कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा, जीनोगेमी। जब एक पादप के पुष्प के परागण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो यह क्रिया जीनोगेमी कहलाती है। अंतर इसमें यह है कि यहाँ पर पौधा या परागकण अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प पे जा रहा है। देखिए, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हैं तो ये है, लेकिन यहाँ पर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो जीनोगेमी है। ये याद करना है। अब देखिए, एक एक करके देखते हैं। पहले है स्वपरागण। तो देखिए परिभाषा, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी अगर कोई परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है या अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे आप? स्वपरागण कहेंगे। सॉरी, अब देख लीजिए इसे, अगर आप परिभाषा नोट करना चाहें सॉरी तो इसकी परिभाषा यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। अब स्वपरागण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो द्विलिंगी पुष्प में, और सेकंड है एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रकार के स्वपरागण को सजात पुष्पी या जिटोनोगेमी, जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पढ़ा था, कहते हैं। तो ये नोट्स आप खुद बनाएंगे अपने। स्वपरागण अगर इसमें दिक्कत है तो सिर्फ आप परिभाषा याद रखिए कि अगर परागकण अपने ही पौधे के वर्तिकाग्र पर जा रहा है या अपने ही पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। अब देखिए आगे, देखिए कि ये स्वपरागण के लाभ हैं और ये स्वपरागण की हानियां हैं। ये आपको नोट ही करनी है, इसमें समझाने के लिए ज़्यादा नहीं है। अब हम देखते हैं परपरागण। तो आप यहाँ से डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो सिंपल सा है, अगर एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। इतनी ही परिभाषा है, पूरा नहीं लिखना है। अब हम सीधा आते हैं पुष्पों में परपरागण के लिए युक्तियाँ, यानी कैसे होता है ये। तो परपरागण के लिए निम्न शर्तें होनी चाहिए, जिसमें से ये 6 आपके सामने हैं: एक लिंगिता, स्वबंधिता, पृथकपक्वता, विषमरूपता, अनात्म परागणता, स्वदूषण। देखिए, एक लिंगिता का मतलब केवल इतना है कि पुष्प एक लिंगी होना चाहिए या फिर वो पादप क्या है? एक लिंगी हो। तो देखिए, एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, इसे एक लिंगिता कहते हैं। और एक लिंगिता भी दो प्रकार की है, एक है उभयलिंगाश्रयी, सेकंड है एक लिंगाश्रयी। थोड़ा ही बहुत डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं, नर हो और मादा हो, पुष्प हों, एक ही पौधे पर हों लेकिन अलग अलग हों, यानी मान लेते हैं कि ये आपका एक पौधा है, इस पर ये 2 फूल लगे हैं, एम लिख दिया मतलब मेल, एफ लिख दिया मतलब फीमेल, यानी एक ही पौधे के हैं लेकिन एक पुष्प नर है और एक मादा है। तो ये है आपके उभयलिंगाश्रयी। इसके एग्जाम्पल याद कर लेंगे आप: लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, अरंडी, एरम आदि। अब देखिए एक लिंगाश्रयी, इसमें नर तथा मादा पुष्प 2 भिन्न भिन्न पौधों पर लगे होते हैं। इसके एग्जाम्पल याद कर लेंगे: पपीता, शहतूत, भांग, केवड़ा आदि। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें दोनों तरह के पुष्प हैं लेकिन अलग अलग हैं, एक साथ नहीं हैं। एक ही पौधे पर हैं
अलग अलग हैं। तो ये क्या है, ये आपकी उभयलिंगाश्रयी है। और एक लिंगाश्रयी में क्या है कि पुष्प अलग अलग पौधों पर है। अगला देखते हैं हम स्वयंबंधता। देखिए, बंध शब्द का वायो में मतलब है कि जो जनन ना कर सके। स्वय का मतलब स्वयं के लिए, यानी परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर अगर अंकुरित ना हो पाए तो इस क्रिया को स्वयंबंधता कहते हैं। देखिए, जब इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प के परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते, तो ये क्रिया स्वयंबंधता कहलाती है। और अगर ये क्रिया किसी पादप में है तो वहाँ पर परागण ही होगा। एग्जाम्पल याद कर लेंगे, झुमकलता, आलू, तंबाकू, मालवा आदि। अगला टॉपिक है पृथक पक्वता। पृथक पक्वता का मतलब सिर्फ इतना है कि पादप के जो दोनों जनन अंग हैं, नर और मादा, एक ही समय पर अपने कार्य के लिए तैयार नहीं होते या परिपक्व नहीं होते। इसे हम कहते हैं पृथक पक्वता। यानी परिपक्व होने में, मादा और जनन अंग को परिपक्व होने में पृथक पृथक समय लगता है, इसे कहते हैं पृथक पक्वता। एग्जाम्पल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला है विषम रूपता। विषम रूपता का मतलब केवल इतना है कि जो जनन अंग हैं उनके रूप अलग अलग हों, जिससे वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करने में या फिर एक दूसरे के साथ जनन करने में सुटेबल ना हो। जैसे याद करिए, विषम रूपता दो प्रकार की है, विषम परागकोष्ठता और विषम वर्तिकात्व। तो विषम परागकोष्ठता देखिए, इस प्रकार के पुष्पों में पुंकेसर अलग अलग लंबाई के होते हैं। क्योंकि अलग अलग लंबाई के हैं तो वो सही रूप से जनन नहीं कर पाते। ऐसे ही विषम वर्तिकात्व में देखिए, इस प्रकार के पुष्पों में वर्तिकाग्र अलग अलग लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर पुंकेसर अलग अलग लंबाई के हैं, यहाँ पर वर्तिकाग्र अलग अलग लंबाई के हैं। एग्जाम्पल याद कर लेंगे आप। अगला देखिए, अनात्म परागणता या हरकोगेमी। जब पुष्प में वर्तिकाग्र लंबी वर्तिका के कारण ऊंचाई पर होता है, यानी वर्तिका बहुत ज़्यादा लंबी होती है जिससे वर्तिकाग्र ऊपर चला जाता है, तथा पुतंतु छोटे होते हैं जिससे परागकोश नीचे रह जाते हैं, तो परागकण उन तक पहुंच ही नहीं पाते। इस कारण से स्वपरागण संभव नहीं है। इसे हरकोगेमी भी कहते हैं। तो ये वर्ड अंडरलाइन करना, अच्छी तरह याद करना कि हरकोगेमी क्या है। कि यदि कोई पुष्प का वर्तिका बहुत ज़्यादा लंबी है और पुतंतु बहुत छोटे हैं तो इसे आप हरकोगेमी कहते हैं, जिस कारण से उसमें स्वपरागण नहीं हो पाता। एग्जाम्पल याद कर लेंगे, ग्लोरियोसा, कैलोट्रोपिस, जुक्साइन। अब परागण के बारे में शॉर्ट में आप यहाँ से समझ सकते हैं कि परागण डेफिनेशन आप जान गए कि परागकण का परागकोश से वर्तिका तक पहुँचना परागण कहलाता है। तो इसके प्रकार हैं स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के एग्जाम्पल ये हैं। परपरागण आपके पास 4 प्रकार का है, वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण, कृत्रिम परागण, जिन सब के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जंतु परागण आपके पास इस तरह के हैं और इन सभी के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, यानी किस पौधे में किस जंतु से या कीट से या वायु से या जल से परागण हो रहा है। हो सकता है यहाँ से कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आए या बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं पराग स्त्री केसर अंतरक्रिया। इसका मतलब है कि जब परागकण स्त्री केसर के संपर्क में आता है तो उनके बीच क्या क्रिया होती है। इसमें से एक है लैंगिक असंगतता। इसे समझेंगे हम आगे क्या होता है। देखिए, वर्तिकाग्र पर अनेक परागकण पहुंचते हैं, परंतु उनमें से सभी अंकुरित होकर निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेते। यानी पहुंच जाएंगे, अंकुरित भी हो जाएंगे, लेकिन सभी निषेचन नहीं कर सकते। कभी कभी दोनों सक्रिय युग्मक, यानी जो परागकण था उसमें परागनली बनती है। परागनली में एक कायिक केंद्रक होता है, एक आपका नर केंद्रक होता है। कायिक केंद्रक तो समाप्त हो जाता है, कुछ समय पश्चात कायिक केंद्रक समाप्त हो जाता है, लेकिन जो नर केंद्रक है वो 2 नर युग्मक बना लेता है। वही लिखा है दोनों सक्रिय युग्मक। यहाँ पर नर और मादा दोनों की बात की गई है।
तो कभी कभी दोनों सक्रिय युग्मक भी बीज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इस परिघटना को लैंगिक असंगतता कहते हैं। यानी जब बीज का निर्माण ना हो